हेलो दोस्तों, मैं राकेश चौधरी आपका मैथमेटिक्स टीचर वेलकम करता हूं आपका डिजिटल तैयारी के ऑनलाइन चैनल पर। हमारा टॉपिक है हाइट एंड डिस्टेंस, ऊंचाई एवं दूरी, जिसका पार्ट नंबर 2 हम देख रहे हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं इसको। क्वेश्चन है हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 21। 20 क्वेश्चन हम कर चुके हैं पार्ट 1 में। पार्ट 2 में 21 से स्टार्ट कर रहे हैं। क्या कह रहा है क्वेश्चन, देखिए। क्वेश्चन आपको कह रहा है कि एक हवाई जहाज 3125 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा है तथा वह अपने ऊपर उड़ते हुए एक दूसरे हवाई जहाज को नीचे से पार करता है। भूमि पर स्थित एक बिंदु से दोनों हवाई जहाजों के उन्नयन कोण 30 डिग्री और 60 डिग्री है, तो दोनों हवाई जहाजों के बीच की लंबवत दूरी कितनी है, ये हमें पूछ रहा है। चलिए देख लेते हैं कैसे होगा। देखिएगा, एक हवाई जहाज 3125 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा है। ये मान लेते हैं ऊंचाई है 3125 मीटर। इस ऊंचाई पर कोई हवाई जहाज उड़ रहा है। ये हो गया धरातल। अब कह रहा है कि तथा वह अपने ऊपर उड़ते हुए एक दूसरे हवाई जहाज को नीचे से पार करता है। तो इसके ऊपर दूसरा हवाई जहाज माना यहां पर है जो कि उड़ रहा है। तो ये 3125 मीटर की ऊंचाई वाला इसे नीचे से पार कर रहा है। ठीक है, फिर आपको कह रहा है कि भूमि पर स्थित एक बिंदु से दोनों हवाई जहाजों के उन्नयन कोण 30 और 60 डिग्री है। तो भूमि पर स्थित ये बिंदु मान लिया, यहां से इसका उन्नयन कोण और यहीं से इसका उन्नयन कोण 30 और 60 डिग्री कह रहा है। तो डेफिनेटली ये छोटा वाला 30 होगा और ये बड़ा वाला क्या होगा, 60 डिग्री होगा। ठीक है, ये आपको पता है कितना है, 90 डिग्री। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए, तो आपको कह रहा है दोनों हवाई जहाजों के बीच की लंबवत दूरी क्या होगी। ये दोनों हवाई जहाज है, इनके बीच की लंबवत दूरी मतलब इस h की वैल्यू आपको ज्ञात करके बतानी। चलिए देखते हैं कैसे होगा। हम इसको नाम दे देते हैं। तो किस तरीके से नाम दे सकते हैं, देखिए। ये हो गया ए, ये हो गया पॉइंट आपका बी, ये हो गया आपका सी और ये पॉइंट हो गया आपका डी। तो यहां पर त्रिभुज दिख रहा है आपको, ए सी डी बड़ा वाला, बी सी डी छोटा वाला। तो हम बात कर लेते हैं जो आपका त्रिभुज है बी सी डी उसमें। तो अगर त्रिभुज में बी सी डी देखूं तो मैं देख सकता हूं ये 90 है। बी सी डी मतलब छोटा वाला, ये 90 है, ये 60 है, तो ये कितना होगा, सॉरी ये 90 है, छोटे वाले में ये 30 है, तो ये कितना होगा, डेफिनेटली 60 डिग्री होगा। ठीक है, फिर बड़े वाले त्रिभुज में देखूं तो ए सी डी, तो बड़े वाले में ये 90 है, ये 60 है, तो ये डेफिनेटली कितना होगा, ये 30 डिग्री होगा। ठीक है यहां तक। अब देखिएगा, हम छोटे वाले त्रिभुज को पकड़ते हैं बी सी डी को। बी सी डी में मैं ये देख सकता हूं कि 30 डिग्री है ये रहा, इसके सामने 3125 है, तो 60 डिग्री के सामने ये वाली वैल्यू मैं ज्ञात कर सकता हूं। तो ये वाली वैल्यू क्या हो जाएगी, 30 60 90 वाला रेशियो वाला मेथड लगेगा। तो 30 के सामने वाले की वैल्यू है 3125, तो 60 के सामने वाले की वैल्यू क्या होगी, 30 डिग्री के सामने एक इकाई होता है, एक इकाई का मान 3125 है, तो 60 के सामने √3 इकाई होता है, तो √3 इकाई का मान क्या होगा, 3125 इंटू √3। ठीक है, अब देखिएगा, अब हम इस डायग्राम को अगर थोड़ा सा घुमा दें, रोटेट कर दें, जैसे कि ये जो आपको ए सी यहां दिखाई दे रहा है, इसको अगर घुमाकर ए सी यहां बना दें, ठीक है, तो डायग्राम कुछ ऐसा बनता हुआ नजर आएगा। ये देखिएगा, ये हमने ए सी को यहां कर लिया, ये ए, ये आपका सी, ये 90 डिग्री और ये आपका जो एच वो, और ये 3125 जो है वो, और ये 3125 गुणा क्या, √3। ठीक है, और आप एंगल देख सकते हो ये कितना है, 30, और ये एंगल कितना आप देख सकते हो, 60 डिग्री। ठीक है, तो एक तरह से हमने जो प्रमेय पढ़ी थी पार्ट 1 में, वो प्रमेय हमारे सामने आ रही है। आपको ये डी निकालना है, एच पता है और दोनों कोण पता है 30 और 60। तो क्या हम डी बटा एच cot 30 माइनस cot 60 वाली वैल्यू जो प्रमेय होती है, वो प्रमेय, वो थ्योरम लगाकर हम इसका आंसर नहीं निकाल सकते क्या, बिल्कुल निकाल सकते हैं। हमने सिर्फ और सिर्फ यहां से इसको पकड़कर रोटेट कर दिया, घुमा दिया, तो ये ए सी जो है, ये परपेंडिकुलर जो ये लंबवत दिख रहा था, वो इस तरह से हॉरिजॉन्टल हो गया आपके। ठीक है, तो इसका मतलब ये एच आ गया यहाँ पर, ये ए, ये बी
और ये C, तो ये D ऊपर आ गया। ठीक है, अब इस डायग्राम को ना देखते हुए अगर इस डायग्राम को देखूं तो निकालना तो हमें ये H ही है, तो ये क्या हो गया हमारे लिए D, और ये क्या हो गया H। ठीक है, तो D अपॉन H cot 30 माइनस cot 60 वाली थ्योरम लग जाएगी, इसका आंसर 1 सेकंड में आ जाएगा। चलिए, तो इसको इस तरह से घुमाया गया है, तो लगा लेते हैं D। D क्या है हमारा जो हमें निकालना है, जो कि यहाँ H है एक तरह से, ये लीजिए, अपॉन D अपॉन H, थ्योरम वाले D और थ्योरम वाले H की बात कर रहा हूं। प्रमेय में जो D होता था डिस्टेंस, वो हो गई H। ये कितना हो गया, ये 3125 √3 D बटा H। ठीक है, cot 30 माइनस cot 60, cot 30 कितना होता है, cot 30 हमने देखा है cos 30 अपॉन sin 30, cos 30 √3/2, sin 30 1/2, तो √3 होता है, √3। इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं क्वेश्चन को। ठीक है, अब ये रफ कर सकते हैं वैसे, क्योंकि तरीका क्या था वो समझ में आ गया, तो इसको रफ कर लेते हैं। तो फिर इसको नीचे ही लिख लेते हैं, D अपॉन H cot 30 जो कि कितना होगा, √3 माइनस cot 60 जो कि होगा 1/√3। ठीक है, cot 60 तो sin 60 अपॉन करेंगे, sin 60 √3/2 अपॉन cos 60 मतलब 1/2, तो क्या हो जाएगा √3/2 और 1/2। अगर हम देखें, देखिएगा कहीं गलत तो नहीं है हम, cot 30 की वैल्यू क्या होती है, cot 30 की वैल्यू होती है cos 30, अच्छा sin नहीं, cot है तो cos बटा sin करेंगे, तो cos, अगर 60 की वैल्यू देखें तो cos 60 की वैल्यू होती है 1/2 और sin 60 की वैल्यू होती है आपके क्या, √3/2, तो बिल्कुल 1/√3 ये सही है। चलिए, बस h का मान आ गया आपका आंसर। एलसीएम लेंगे, √3 आएगा, फिर √3 से √3 आप कैंसिल कर दोगे, एलसीएम आया कितना, √3, √3 का √3 से मल्टीप्लीकेशन 3, 3 माइनस 1 कितना 2, तो √3 से तो ये √3 कैंसिल हो रहा है, h का मान 3125 का डबल कर लेंगे, तो ये हो गया कितना 6250। तो 6250 क्या हमारे पास आंसर है क्या, बिल्कुल 6250 ऑप्शन में है, आपका चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही होता हुआ नजर आ रहा है। चलिए, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 के बारे में। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 22, देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 22 है आपके सामने, आपको कह रहा है कि कोई 50 मीटर लंबे धागे के साथ पतंग उड़ाता है, यदि पतंग का धागा क्षैतिज रेखा के साथ 60 डिग्री का कोण बनाए तो भूमि से पतंग की ऊंचाई क्या होगी, यह मानकर कि धागा सीधी रेखा में। पार्ट 1 में मैंने आपको थ्योरेटिकल पार्ट में बताया था कि जब कभी भी पतंग के बारे में बात करता है तो हम किस तरीके से डायग्राम बनाते हैं। देखिएगा, ये जो पतंग उड़ रही है वो, ये सीधी जो धागा है उससे पतंग उड़ रही है, ये हो गई आपकी उस पतंग की ऊंचाई धरातल से, और ये हो गई उसकी क्षैतिज दूरी। ठीक है, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, और ये स्ट्रेट जो धागा है वो। तो कोई 50 मीटर लंबे धागे के साथ उसको उड़ा रहा है, ये 50 मीटर आपको दे रखा है, और धागा क्षैतिज रेखा के साथ 60 डिग्री का कोण बनाता है, ये क्षैतिज रेखा है, हॉरिजॉन्टल लाइन है, इसके साथ 60 डिग्री का कोण बना रहा है, ये डेफिनेटली 90 होगा, और ये बचा हुआ क्या होगा आपका 30 डिग्री। तो आपको क्या पूछ रहा है, आपको पूछ रहा है भूमि से पतंग की ऊंचाई क्या होगी, ये हाइट निकालनी, आपको इस एच की वैल्यू निकालनी। सिंपल सा क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है, 30 60 90 वाला हिसाब लग रहा है मुझे। 90 के सामने पता है 50, क्या है आपके 50 ये मीटर। चलिए, तो हमें पता है 90 के सामने 50 मीटर है, तो 90 के सामने 50 मीटर है, तो 90 के सामने यूनिट कितनी होती है, 2 यूनिट, 2 यूनिट की वैल्यू कितनी है 50 मीटर। तो हमें क्या निकालना है, 60 के सामने वाला, और 60 के सामने कितनी होती है √3। याद आ रहा हो अगर आपको, 30 60 90 1 √3 और क्या 2। तो हम देख सकते हैं 90 के सामने 50 मीटर है, तो 90 के सामने 2 यूनिट है, 2 यूनिट की वैल्यू 50 मीटर है, तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या होगी 50/2। लेकिन हमें 1 यूनिट नहीं चाहिए, हमें 60 के सामने मतलब √3 यूनिट चाहिए, तो √3 से मल्टीप्लाई करवा देते हैं इसका। तो ये कितना आ गया 25, तो आंसर आ गया 25 √3। 25 √3 हम देख सकते हैं, तीसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा। ठीक है, चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 के बारे में। क्या कह रहा है 23, देखिए क्वेश्चन,
आपको कह रहा है एक हवाई जहाज 5000 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा है तथा वह अपने नीचे उड़ते हुए एक दूसरे हवाई जहाज को पार करता है। चलिए, हवाई जहाज 5000 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा है, ये हो गया धरातल, ये हो गया हवाई जहाज जो उड़ रहा है 5000 मीटर की ऊंचाई पर। ये हाइट दे रखी है आपको 5000 मीटर, ठीक है। ये कितना है 90 डिग्री। चलिए, 5000 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा है तथा वह अपने नीचे उड़ते हुए एक दूसरे हवाई जहाज को पार करता है। इसके नीचे कोई दूसरा हवाई जहाज उड़ रहा है, माना ये रहा वो दूसरा, इसको ये पार करता है, ठीक है। भूमि पर स्थित एक बिंदु से दोनों हवाई जहाजों के उन्नयन कोण जो है वो 60 डिग्री और कितने हैं 45 डिग्री। तो यहां पर कोई एक बिंदु मान लिया, यहां से इनके एंगल ऑफ एलिवेशन जो है वो दे रखे आपको 60 और 45, तो डेफिनेटली छोटा वाला 45 होगा और ये बड़ा वाला क्या होगा 60 होगा, ठीक है। चलिए, दोनों हवाई जहाजों के बीच की लंबवत दूरी क्या होगी, मतलब ये वाली आपको निकालनी, जिसको हम नाम दे देते हैं फॉर एग्जांपल h, ठीक है। ये वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। चलिए देखिएगा, अब इसको नाम देते हैं, जैसे कि ये हुआ a, ये हुआ आपके b, ये हुआ c और ये हुआ d। तो मैं देख सकता हूं b c d में ये 90 है, ये 45 है, तो डेफिनेटली ये भी कितना होगा 45 डिग्री होगा, ठीक है। फिर मैं बात कर सकता हूं ए सी डी में, ये 60 है, ये 90 है, तो डेफिनेटली ये कितना होगा, ये 30 डिग्री ही होगा, ठीक है। चलिए अब देखिएगा, अगर हम बात कर, ये पूरा 5000 है, उसमें से ये एच है जो कि हमें निकालना है, तो बचा हुआ ये कितना होगा, ये हो जाएगा 5000 माइनस एच। तो मैं देख सकता हूं त्रिभुज बी सी डी में, त्रिभुज बी सी डी में हम ये देख सकते हैं कि अगर 45 के सामने 5000 माइनस एच है, तो इस 45 के सामने ये भी क्या होगा 5000 माइनस एच ही होगा। क्यों? क्योंकि 45 45 और 90 का रेशियो बनेगा, तो 45 45 और 90 1 अनुपात क्या होता है √2 होता है, ठीक है। तो इसका मतलब ये भी 5000 माइनस एच आ गया। तो जो काम हमने अभी किया था वो फिर से हम कर सकते हैं। क्या काम किया हमने, इस AC को अगर घुमाकर इस तरीके से किया जाए, जो ये परपेंडिकुलर आ रहा है पूरा, इसको अगर बेस वैल्यू आधार बनाकर इस तरीके से डायग्राम बनाया जाए, तो ये डायग्राम ऐसा कुछ बनेगा। ये हो गया आपके A, ये हो गया B, ये हो गया आपका C, ये हो गया H, ये हो गया 30 डिग्री, ये हो रहा आपके 45 डिग्री, ये हो रहा आपके क्या D, और ये आपका पूरा 5000 था यहां से यहां तक का, ठीक है। तो उसमें से ये 5000 माइनस एच हो रहा है, फिर ये भी कितना हो रहा है 5000 माइनस एच, ठीक है। तो आप एक चीज यहाँ देख सकते हो, ये हमारा जो थ्योरम थी, जो प्रमेय थी, जो हमने पार्ट 1 में स्टार्टिंग में देखी थी, उसके अकॉर्डिंग देखें तो ये इन दोनों के बीच की डिस्टेंस एच जो कि हमें निकालनी है, ये दोनों एंगल हमें दे रखे हैं, ठीक है। और ये अगर देखें तो 5000 माइनस एच है, तो प्रमेय हम लगा सकते हैं वो थ्योरम D/H cot 30 माइनस cot 45 डिग्री, ठीक है। तो लगा लेते हैं इसको सीधा, तो हम लगा लेते हैं डी मतलब ये जो एच है, D/H वो कितना है 5000 माइनस एच, कॉट दूर वाला कितना है कॉट 30, कॉट 30 की वैल्यू हमने देखी है कितनी आती है √ माइनस कॉट 45 जो कि होता है 1, ठीक है। तो ये डायग्राम आपको समझ में आया होगा, कुछ नहीं किया, इसको उठाकर इस तरीके से घुमा दिया है हमने, ठीक है। तो फिर ये हमारी थ्योरम प्रमेय वाली जो डायग्राम है वो बन चुकी है, उससे ये आंसर आ रहा है। अभी भी आंसर आया नहीं है, हमें तो एच निकालना है, तो एच निकल जाएगा अभी 2 मिनट में, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। इसको अब हम रफ कर सकते हैं, आपको समझ आ गया होगा। चलिए, तो अब बात करते हैं हमारे एच निकालने के लिए, तो कैसे निकलेगा देखते। एच बराबर, उधर भेज दो इसको, 5000 इंटू √3 माइनस, हम कर लेंगे इधर, या फिर अगर हम चाहें तो √3 माइनस 1 है तो इसका गुणा भाग कर लें तो भी चलेगा, या फिर देखते चलिए। एच बराबर 5000 इंटू √3 हुआ है, फिर 5000 का 1 से 5000 ही होगा, फिर माइनस का इससे, तो माइनस एच √3 होगा, और माइनस माइनस प्लस ये एच होगा, ठीक है। अब देखिए, ये प्लस का एच है, उधर से इधर आएगा, माइनस होगा, तो वो प्लस का एच इधर आकर एच माइनस एच 0 हो जाएगा, फिर माइनस का एच √3 इधर लेकर आ जाऊं, प्लस का एच √3 हो गया, ठीक है।
इन दोनों में कुछ कॉमन आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है, 5000। अंदर क्या रह गया? √3 -1 रह गया। मुझे वैल्यू h की निकालनी है, निकल गई h की वैल्यू। तो h इज इक्वल्स टू 5000 अपॉन √3 और मल्टीप्लीकेशन में कितना है आपके? √3 -1। चलिए 5000 √3 -1 और बटा में कितना है? √3। तो बटा में √3 है, तो उस √3 को अगर अंदर डाल दें, तो अंदर डालूंगा तो ये लीजिए √3 इसके नीचे भी गया और ये √3 इसके नीचे भी गया। ठीक है, कुछ नहीं था, h के साथ √3 मल्टीप्लीकेशन में था, नीचे डिवीजन में चला गया। ठीक है, तो क्या हो गया यहाँ पर? 5000 √3 बटा √3 1 माइनस 1 बटा √3। तो ये हमारा ऑप्शन बिल्कुल मैच कर रहा है, जो कि ऑप्शन कौन सा मैच कर रहा है? तीसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। इतनी कैलकुलेशन नहीं है इसमें, एक एक स्टेप लिखे हैं, ये वर्बली होने वाले, मौखिक रूप से होने वाले स्टेप्स हैं, और इसमें तो कुछ है ही नहीं, यहाँ कुछ लिखा ही नहीं हमने, सारा काम डायग्राम में ही किया है। इसके बाद तो सीधा ये स्टेप आया, इसके बाद में सारा का सारा कैलकुलेशन जो हम कर सकते हैं वर्बली, मौखिक रूप से, सिंपल सा पक्षांतरण किया इधर लेकर, फिर कॉमन लिया है, फिर √3 गुणा में था तो भाग में दिया, बस आंसर आ गया। तो ये लिखने की जरूरत नहीं थी, लेकिन लिखा है ताकि समझ में आ जाए, इसको वर्बली मौखिक रूप से कर सकते हैं। चलिए, ये था क्वेश्चन नंबर 23। बात करते हैं नेक्स्ट 24 के बारे में। चलिए, क्या कह रहा है? किसी हवाई जहाज का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, 15 सेकंड की उड़ान के बाद उन्नयन कोण 30 डिग्री हो जाता है। तो मान लेते हैं यहां से उन्नयन कोण हम देख रहे हैं। ठीक है, ये है आपका कितना? 60 डिग्री का उन्नयन कोण। ठीक है, ये कितना आपके 90। आपको कह रहा है 15 सेकंड की उड़ान के बाद उन्नयन कोण 30 डिग्री का हो जाता है, इसका मतलब एंगल कम हो जाएगा। तो यहीं से एंगल कम होगा, तो अब एंगल इस तरीके से हो जाएगा। तो इसका मतलब अब स्थिति ये बन जाएगी आपके सामने। ठीक है, ये कितना हो गया? 30 डिग्री। ये भी कितना? 90 ही हुआ। आप देख सकते हैं पहले कहाँ उड़ रही थी? इस ऊंचाई पर उड़ रही थी, तो अभी भी इसी ऊंचाई पर उड़ रही है। और वो ऊंचाई आपको दे रखी है क्या? यदि हवाई जहाज 1500 √3 मीटर की ऊंचाई पर, तो ये है आपके 1500 √3, और ये भी है कितना? 1500 √3 मीटर की ऊंचाई पर। आपको पता है यहां से यहां आने में कितना टाइम लगा होगा? इसको यहां से यहां आने में प्रश्न के अनुसार 15 सेकंड लगे। ठीक है, 15 सेकंड का समय लगा है यहां से यहां आने में। तो आपको अगर ये डिस्टेंस पता चल जाए, तो डिस्टेंस अपॉन टाइम जो कि 15 सेकंड है, वो इसकी क्या हो जाएगी? स्पीड हो जाएगी। तो ये हम निकाल लेते हैं। चलिए, इसको नाम दे देते हैं, जैसे कि ये हो गया आपके ए, ये हो गया बी, ये हो गया आपके सी, फिर ये हो गया आपके डी, ये हो गया आपके ई। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं इसके लिए। देखिए, त्रिभुज ए बी सी में अगर मैं बात करूं, तो ये 60 है, ये 90 है, तो ये कितना होगा आपके? 30 डिग्री होगा। त्रिभुज डी बी ई बड़े वाले में बात करूं, तो ये 90 है, ये 30 है, तो ये कितना होगा? ये आपके 60 डिग्री होगा। हमें निकालना इसकी वैल्यू, ये कितनी है? चलिए देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इसको नाम दे दिया हमने, यहां से यहां तक की डिस्टेंस क्या है? यहां से यहां तक की डिस्टेंस को हम बोल देते हैं डी। ये डी की वैल्यू आपको निकालनी है। डी कैसे निकलेगा? देखिए, अगर मैं बात करूं, ये 1500 √3 है, ए से सी जो कि 60 के सामने है, तो क्या ये 30 के सामने वाली वैल्यू ये ज्ञात की जा सकती है? बिल्कुल निकल जाएगी। कैसे निकलेगी? क्योंकि 60 के सामने √3 होता है यूनिट, √3 यूनिट की वैल्यू 1500 √3 है। 30 डिग्री के सामने 1 यूनिट होती है, तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या होगी? 1500 √3 बटा √3। मतलब ये आ गया 1500 यहां से यहां तक। बी सी की वैल्यू आ गई 1500। ठीक है, फिर ये वैल्यू कितनी है इसे देखना है, तो इसको भी देख लेते। कैसे? ये 30 है, ये 90 है, ये 60 है। तो अब हम बात करेंगे, ये तो आया त्रिभुज ए बी सी से। अब बात करेंगे हम त्रिभुज ए बी ई में, सॉरी, अब हम बात करेंगे त्रिभुज डी बी ई में। उसमें क्या होगा? देखिए, 30 डिग्री के सामने आपको पता है 1500 √3 है, तो 30 डिग्री के सामने यूनिट कितनी होती है? 1। हमें क्या निकालना है? 60 डिग्री के सामने वाला, तो ये निकलेगा बी से ई पूरा, बी से ई निकलेगा। तो 60 डिग्री के सामने वाली ये लाइन निकालनी है,
30 डिग्री के सामने वाली ये लाइन पता है, तो इसका मतलब 30 डिग्री के सामने यूनिट 1 होती है, 1 यूनिट की वैल्यू 1500√3 है। 60 डिग्री के सामने यूनिट √3 होती है, √3 की वैल्यू निकालनी है, तो 1 की वैल्यू क्या है 1500√3, तो √3 की वैल्यू क्या होगी, √3 से इसका गुणा करवा दो, √3 इंटू √3 3, 1500 का 3 से गुणा कितना हो गया, 15 3 45, 4500। तो ये वैल्यू पूरी आई है बी से ई जो है वो कितनी 4500। हमें केवल जरूरत है किसकी, सी से लेकर ई तक की, हमें जरूरत किसकी है, सी से ई तक। तो सी से ई कैसे निकलेगा, पूरा बी से ई में से मैं माइनस कर दूं बी से सी, तो आपकी वैल्यू आ जाएगी। तो बी से ई है 4500, बी से सी है 1500, 4500 में से 1500 कम कर दो, कितना आ गया 3000 मीटर आ गया। तो 3000 मीटर की दूरी तय की जा रही है 15 सेकंड में, तो हमें स्पीड निकालनी है। स्पीड होता है डिस्टेंस 3000 मीटर अपॉन टाइम 15 सेकंड, तो ये आया कितना 200 मीटर पर सेकंड, जो कि मैं देख सकता हूं सेकंड ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। ठीक है, चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 के बारे में। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 25, देखिए 25वां सवाल आपको कह रहा है, एक व्यक्ति पर्वत से देखता है कि कोई गाड़ी एक ही रफ्तार से उसकी ओर आ रही है, कांस्टेंट स्पीड से आ रही है। ठीक है, अवनमन कोण को 45 से 60 डिग्री में परिवर्तित होने में 10 मिनट का समय लगता है। इसके बाद गाड़ी को पर्वत तल तक पहुंचने में कितना समय लगेगा, ये क्या पूछा जा रहा है। चलिए देखते हैं, डायग्राम बनाते हैं पहले तो। ये हो गया पर्वत, यहां पर कोई व्यक्ति है, ये धरातल है, यहां से वो देखता है कि कोई गाड़ी उसकी तरफ एक कांस्टेंट स्पीड से आ रही है। ठीक है, तो एंगल ऑफ एलिवेशन अवनमन कोण 45 से 60 डिग्री में परिवर्तित होने में 10 मिनट का समय लगता है। इसका मतलब यहां से आप एंगल बनाएंगे 45, जो कि कौन सा होगा, ये वाला, तो ये हो गया 45 फिर इधर। ठीक है, अवनमन कोण की बात कर रहा है, ये 45 है। चलिए, फिर ये आपका कितना है 30, तो फिर ये जेड शेप में बन रहा है, तो ये भी कितना हो गया आपका 30 डिग्री। ठीक है, चलिए ये 30 नहीं है 60 है, चलिए तो फिर 60 है तो 60 लेते हैं। तो इसका मतलब 45 फिर वो नहीं होगा, 45 की वैल्यू और कुछ होगी। चलिए, दो कोण है 45 और 60, तो इस छोटा वाला ये हो गया आपका 45, तो फिर ये भी हो गया 45, और ये बड़ा वाला जो कि 60, तो ये जेड शेप में बनते हुए ये भी हो गया कितना 60। चलिए, क्योंकि उन्नयन कोण और अवनमन कोण का मान बराबर होता है, एंगल ऑफ एलिवेशन एंगल ऑफ डिप्रेशन दोनों इक्वल होते हैं सेम कंडीशन के लिए। ठीक है, अब आपको कह रहा है 10 मिनट का समय लगता है, यहां से यहां के लिए समय लगा कितना आपके 10 मिनट। तो आपको पूछ रहा है कि गाड़ी को पर्वत तल तक पहुंचने में, मतलब यहां तक पहुंचने में कितना समय लगेगा, ये पूछा जा रहा है। चलिए देखते हैं कैसे होगा ये। देखिएगा, नाम दें अगर इसको, तो ये तो 90 डिग्री हो गया, ये आपके नाम देने के हिसाब से तो ये हो गया आपके ए, ये बी, ये सी, ये डी। दो त्रिभुज है हमारे पास ए बी सी और ए डी, सॉरी ए बी डी। चलिए, तो ये 45 है, तो ये पूरा भी कितना होगा 45 होगा, तभी तो 45 90 और 45 पूरा 180 होगा। ये 60 है, ये 90 है, तो ये कितना होगा आपके, ये 30 डिग्री होगा। चलिए ठीक है यहाँ तक। अब हमें बताना है कि कितना समय लगेगा इसमें, तो वो हम देखते हैं किस तरीके से करेंगे। तो ये डिस्टेंस कितनी है, ये डिस्टेंस तो हमें नहीं पता है, तो ये डिस्टेंस हमने मान ली कितनी है x। ठीक है, तो x डिस्टेंस 10 मिनट में कवर होती है, तो ये पूरी डिस्टेंस कितने टाइम में कवर होगी वो हमें निकालना। तो हम यहाँ पर क्या लगा सकते हैं, 10 60 10 45 ऐसा कुछ लगा कर देखते हैं। तो देखिएगा कैसे होगा ये। देखिए x इसको माने, इससे अच्छा जो डिस्टेंस पूरी कवर करनी है उसी को हम x मान लेते हैं। तो ये डिस्टेंस पूरी कवर करवानी है, इसी के लिए तो टाइम बताना आपको, तो इस पूरे को मान लिया हमने क्या x। ये पूरा x है, तो डेफिनेटली ये भी कितना होगा आपके, ये भी होगा x। ऐसा क्यों, क्योंकि 45 है, ये भी 45 है, तो ये ट्राइंगल ए बी डी में क्या होगा, ए से बी वो बराबर होगा बी से डी, और वो हमने क्या माना है यहाँ पर x।
ठीक है यहाँ तक। चलिए अब अगर हम बात करें यहाँ पर tan 60 लगा लेते हैं त्रिभुज ए बी सी में। तो त्रिभुज ए बी सी में लगाते हैं हम tan 60। तो tan 60 अगर यहाँ लगा लेंगे तो tan 60 से हम देखेंगे तो क्या होगा, ये हो जाएगा आपका x/√3। ठीक है, x/√3 हो जाएगा। तो ये वाली जो डिस्टेंस है 10 मिनट में कवर हो रही है, तो ये डिस्टेंस है कितनी, इस पूरे में से इसको माइनस कर दूं। तो इस पूरे में से इसको माइनस करूं तो क्या हुआ, x में से x/√3 को मैंने माइनस कर दिया, पूरा x है इसमें से x/√3 में माइनस करूं तो ये डिस्टेंस आ जाएगी। और ये डिस्टेंस कवर हो रही है आपके कितने टाइम में, ये डिस्टेंस कवर हो रही है आपके 10 मिनट। ठीक है, तो यहां से वैल्यू निकालते हैं, ये डिस्टेंस कवर हो रही है 10 मिनट। x की वैल्यू निकालते हैं, कितनी आ जाएगी, रूट इधर चला गया और ये कितना 10√3। ठीक है, x कॉमन ले लो, x कॉमन ले लिया तो कितना बच गया, x कॉमन लेने पर √3 - 1, ये 10√3, x 10√3 बटा में √3 - 1। तो कॉन्जुगेट से प्लस वाले से हम गुणा और भाग करवा देते। ठीक है, तो नीचे तो √3 - 1 √3 + 1 a - b a + b हो गया, जो कि a² - b²। √3 का स्क्वायर 3 -1 का स्क्वायर 1, 3 - 1 कितना 2, तो 10 2 से कटेगा तो 5 हो जाएगा। तो ये आ रहा है कितना 5√3 ब्रैकेट में √3 + 1। इतना टाइम आ रहा है आपके जो कि कवर किया जा रहा है। तो इतने टाइम के हिसाब से अगर हम देखें तो आंसर क्या होना चाहिए इसका, तो देखिएगा चलिए। तो अब हम इस √3 को अंदर मल्टीप्लाई करवा देते हैं। √3 अगर अंदर मल्टीप्लाई होगा तो 5 3 + √3 हो जाएगा, और √3 की वैल्यू होती है 1.732। तो 1.732 में 3 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 1.732 की जगह हो जाएगा फिर ये कितना 4.732, फिर 4 का 5 से मल्टीप्लीकेशन अगर ऐसा देखें तो पॉइंट में आएगा, जो कि आंसर हमारा कितना बन जाएगा, ये आपका ऑप्शन बन जाएगा लगभग 13 मिनट के हिसाब से, सेकंड में आएगा पूरा, तो 13 मिनट 40 सेकंड के बराबर लगभग ये आ जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन कौन सा सही होगा आपका, तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए, ये था क्वेश्चन नंबर 25। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 26 के बारे में। क्या कह रहा है 26, देखिए। कोई वायुयान पृथ्वी की सतह से 3 किलोमीटर क्षैतिज उड़ रहा है। पृथ्वी से किसी बिंदु से यह देखने में आता है कि 60 डिग्री के कोण पर अंतरित हो रहा है। चलिए, यह है 60 डिग्री, 3 किलोमीटर की ऊंचाई पर है, तो फिर ये 90 है, और ये बिना बताए ही कितना है 30। चलिए आगे क्या कह रहे हैं, 15 सेकंड बाद उसका उन्नयन कोण जो है 30 डिग्री में बदल जाता है। इसका मतलब अब जो उन्नयन कोण है वो 30 डिग्री में बदल जाता है 15 सेकंड के बाद। ठीक है, तो वायुयान की चाल क्या होगी, स्पीड क्या होगी, ये हमें बताना है। 15 सेकंड के बाद में उसका उन्नयन कोण 30 डिग्री में बदल जाता है, तो अब हमें ये बताना है कि उसकी स्पीड क्या होगी। तो देखते हैं क्या होगी उसकी स्पीड। चलिए, यहीं से क्या होगा, उसका 30 डिग्री में बदल जाएगा, तो इसका मतलब ये स्थिति हो जाएगी उसकी, तो ये कितना हो गया आपके 30 डिग्री। ठीक है, और ये आपको पता है 90 ही है, तो ये भी 3 किलोमीटर है, ये भी ऊंचाई 3 किलोमीटर ही है। तो अगर ये 30 है, ये 90 है, तो ये कितना होगा, फिर 60 होगा। तो हमें पता है कि ये जो स्थिति में परिवर्तन आया है यहां से यहां तक, ये कितने समय में आया, 15 सेकंड में आया। तो ये दूरी मैं बोल देता हूं कितनी है, डी है। अगर इस दूरी का मान निकल गया जो कि 15 सेकंड में तय हो रही है, तो वायुयान की स्पीड जो है, चाल जो है, वो भी आ जाएगी। चलिए देख लेते हैं, इसको नाम दे देते हैं पहले। तो ये हो गया आपके ए, ये बी, फिर ये सी, ये डी, और ये आपके ई। ठीक है, तो त्रिभुज ले लेते हैं हम सबसे पहले इसमें। त्रिभुज ए बी ई, या फिर छोटा वाला ले लेते हैं पहले, सी डी ई।
CDE, त्रिभुज CDE में, तो CDE में देखिए ये 30 है, ये 90 है और ये कितना है 60। मुझे क्या पता है, 60 डिग्री के सामने वाला पता है 3 किलोमीटर, तो मैं 30 डिग्री के सामने वाला निकाल लेता हूं। ये क्या होगा, 60 के सामने 3 किलोमीटर है, मतलब 60 मतलब √3 की वैल्यू 3 किलोमीटर है, तो 30 के सामने कितना आता है 1, तो √3 की वैल्यू 3 किलोमीटर है, तो 1 की वैल्यू क्या होगी, 1 की वैल्यू होगी 3/√3। इसको मैं लिख सकता हूं 3 को √3 इंटू √3, तो √3 ही आया। ये वैल्यू आ गई किसकी, डी से ई तक। ठीक है, अब हमें तो ये बी डी निकालना है, तो ये तो सीधा निकलेगा नहीं। अब हम बात करेंगे त्रिभुज ए बी और ई के बारे में। तो त्रिभुज ए बी और ई में, तो त्रिभुज ए बी और ई में मैं देखूं तो ये 30 डिग्री है, ये 60 डिग्री और ये 90 डिग्री है। तो 30 डिग्री के सामने वाली भुजा मुझे पता है 3 किलोमीटर है, तो 30 डिग्री के सामने भुजा की इकाई कितनी होती है 1। मुझे 60 डिग्री के सामने जो कि बी से ई पूरी वो निकलेगी, ध्यान रखिएगा, बी से ई पूरी, क्योंकि 60 डिग्री के सामने बी से ई पूरी है, ये पूरी निकलेगी, इसका मान आएगा। तो 30 के सामने 3 किलोमीटर है, एक इकाई का मान 3 किलोमीटर है, 60 के सामने √3 होता है, तो √3 का मान कितना होगा 3 इंटू √3, तो ये आ गया 3 इंटू √। लेकिन हमें निकालना है बी से डी, तो बी से डी कैसे निकलेगा, तो बी से डी निकलेगा आपके बी से ई में से माइनस कर दीजिए डी से ई, तो ये बी से डी निकल गया। बी से ई कितना है आपका, बी से ई मैं देख रहा हूं 3 √3 है, इसमें से माइनस कर दो डी से ई, डी से ई कितना है √3, तो बस √3 बाहर ले लो, 3 - 1 अंदर बचेगा, तो कितना हो गया, या फिर सीधा यूं ही माइनस कर सकते हैं, कितना 2 √3, ये आ गया 2 √3 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर की जाएगी, और यही हमने डिस्टेंस निकालनी थी। लेकिन डिस्टेंस हमारा आंसर नहीं है, हमारा आंसर होगा स्पीड। स्पीड हमें पूछ रहा है, तो स्पीड क्या होगी, तो स्पीड के लिए हमें पता है डिस्टेंस अपॉन क्या करना पड़ेगा, टाइम। तो डिस्टेंस अपॉन टाइम करेंगे, तो डिस्टेंस अपॉन टाइम के लिए हम देख सकते हैं कि हम डिस्टेंस हमारे पास पड़ी है, स्पीड निकालनी है आपको, तो चलिए इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं ताकि क्वेश्चन का आंसर हम थोड़ा अच्छे से लिख पाए। चलिए ये लीजिए, क्वेश्चन तो आपने लिख लिया होगा। अब हमें निकालनी है स्पीड, स्पीड होती है डिस्टेंस, डिस्टेंस ये रही 2 इंटू 1.732, जो कि वैल्यू दे रखी है, आप देख सकते हो √3 की, डिस्टेंस अपॉन टाइम, टाइम कितना है 15 सेकंड का, तो ये लीजिए 15 से हम भाग दे देते हैं। ठीक है, डेफिनेटली आप पॉइंट हटाओगे तो नीचे 0 भी लग जाएंगे, 1 2 3 लगाओगे, फिर आप इसको कैंसिल भी कर सकते हो आराम से। ठीक है, तो फाइनली जो हम स्पीड कह सकते हैं, या फिर 15 से इसको कैंसिल करके आप पॉइंट लगा सकते हो, तो फाइनली जो इसका आंसर आने वाला है वो आंसर कितना हो जाएगा आपके पास, वो आंसर होगा आपका, जो कि हम देख सकते हैं ऑप्शन हमारा मैच कर रहा है, कौन सा, सेकेंड ऑप्शन, 230.93 मीटर पर सेकेंड। कैलकुलेशन का पार्ट है जो कि आप आराम से कर सकते हैं। ठीक है, चलिए ये था क्वेश्चन नंबर 26। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 27 के बारे में। क्या कह रहा है 27, सिंपल सा क्वेश्चन दिख रहा है, देखिए क्या कह रहा है, किसी खंबे की छाया उसकी ऊंचाई से √3 गुना है, तो खंबे के उच्च बिंदु का उन्नयन कोण क्या होगा। यह है खंबा, यह है इसकी छाया, क्योंकि सूरज हम यहां मान रहे हैं, तो जिधर से लाइट आती है उसके अपोजिट ही उसकी शेडो बनती है, ये 90 हो गया। तो आपको कह रहा है किसी खंबे की छाया उसकी ऊंचाई की √3 गुना है, ऊंचाई मानी h, तो छाया उसकी √3 गुना, इसका मतलब √3 इंटू एच है, तो उसका उन्नयन कोण, मतलब इस तरीके से ये जो थीटा, इस थीटा की वैल्यू आपको बतानी है, तो आराम से बता सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपको पता है थीटा के सामने वाले भुजा साइड की वैल्यू पता है, और जो नीचे बच चुकी है तीसरी उसकी वैल्यू पता है, 90 डिग्री के सामने की वैल्यू कर्ण नहीं पता है, तो आपको थीटा के सामने तो लंब परपेंडिकुलर होता है वो पता है, और आधार पता है, बेस वैल्यू पता है, तो परपेंडिकुलर और बेस, लंब और आधार के लिए tan और cot ही होते हैं, तो हम tan थीटा काम में ले लेते हैं। तो tan थीटा बराबर लाल बटा कक्का से पंडित बद्री प्रसाद हरहर बोले से अगर हम बात करें तो क्या होगा, तो यहां से ये होगा लंब बटा आधार, लंब कितना h और आधार कितना √3
ये h से h गया 1/√3, बस tan थीटा में 1/√3 कहाँ होता है देख लीजिए। तो 1/√3 की अगर बात करें तो कहां पर मिलेगा, और वैसे भी 1 और √3 है तो ये 30 ही होगा, तो ये tan 30 पर मिलेगा। tan 30 मतलब सेकंड ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। और अगर हम उस रेशियो वाले मेथड से करते तो h और √3 h का रेशियो आ जाता क्या 1/√3, तो 1 क्या थीटा के सामने वाला, तो 1 किसके सामने होता है 30 के सामने, तो इसकी वैल्यू 30 वैसे ही आ रही है, इसकी भी जरूरत नहीं पड़ती। बात करते हैं 28 के बारे में। क्या कह रहा है 28, देखिए 28 किसी विषमबाहु त्रिभुजाकार पार्क एबीसी के तीनों बिंदुओं से पार्क के मध्य स्थित खंबे का उन्नयन कोण एक समान है, तब खंबे के पाद का बिंदु क्या होगा, सरकम सेंटर होगा उसका, ये याद रखिएगा, ध्यान रखिएगा, सिंपल सा परिकेंद्र होगा उसका। ठीक है, चलिए बात करते हैं 29 के बारे में। क्या कह रहा है 29, देखिए 29 आपको कह रहा है टी एफ एक टावर एफ के साथ जमीन पर है। चलिए ये एक टावर है टी एफ, ये टी और ये एफ, एफ के साथ जमीन पर है तो बना दिया एफ के साथ जमीन पर। अब कह रहा है टी का ए से उन्नयन कोण x डिग्री है, टी का ए से उन्नयन कोण मान लेते हैं ये यहां पर हो गया ए, यहां से उन्नयन कोण कितना है इसका x डिग्री। चलिए ठीक है, फिर आपको कह रहा है कि, और वो भी इस प्रकार से है कि tan x का मान 2/5 है, x का मान 2/5, tan मतलब लंब बटा आधार मतलब परपेंडिकुलर अपॉन क्या बेस वैल्यू, तो ये है 2 और ये 5। चलिए ठीक है, फिर आपको कह रहा है ए एफ की वैल्यू 200 है, तो ए से एफ की वैल्यू क्या है 200, ये लीजिए 200 ए से एफ तक की वैल्यू, तो हाथों हाथ इसकी वैल्यू भी लिख सकता हूं मैं। जब 5 यूनिट की वैल्यू 200 है तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या होगी 200/5। ठीक है, तो 2 यूनिट की वैल्यू क्या होगी, 2 से गुणा कर लेते हैं मतलब 80, तो इसका मतलब टी से एफ की वैल्यू भी आ गई हमारे पास 80। चलिए ठीक है, फिर आगे क्या बोल रहा है, टी का उन्नयन कोण एक बिंदु बी से वाई डिग्री है। चलिए इसका उन्नयन कोण कोई बिंदु बी है उससे वाई डिग्री दे रखा है, बी एफ 80 मीटर है, तो बी से एफ 80 मीटर है, तो इसका मतलब बी जो है इधर ही कहीं है, तो यहां कहीं होगा बी, तभी तो ये बी से एफ कितना हो गया आपके 80 मीटर, और ये हो गया बिंदु बी, और ये हो गया एंगल वाई डिग्री। ठीक है यहां तक, और ये आपको पता है ये तो 90 डिग्री है। ठीक है, आपको कह रहा है कि y डिग्री का मान क्या होगा, एक सेकंड में निकल गया आंसर, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। आप ये त्रिभुज मानिए ए मानने की जरूरत नहीं है, नाम तो आपको दे ही रखे। चलिए, तो टी एफ ये क्या था बी, तो मैं त्रिभुज लेता हूं त्रिभुज टी एफ बी। त्रिभुज टी एफ बी में मैं देख सकता हूं एफ बी कितना है 80 है, टी एफ बी कितना है 80 है, तो टी एफ और एफ बी बराबर है, जो कि बराबर है किसके 80 के, ये 80 तो दे रखा है और ये 80 हमने निकाला है, तो इसका मतलब ये 90 डिग्री है, और y के सामने वाली भुजा और y के नीचे वाली भुजा मतलब ये y है, तो इसके सामने परपेंडिकुलर, और ये जो बेस वैल्यू है, ये जो लंब और ये जो आधार है ये समान है, तो ये कब होते हैं 45 डिग्री पर ही होते हैं। ठीक है, तो y की वैल्यू आ जाएगी 45, इसका मतलब ऑप्शन कौन सा सही है, चौथा बिल्कुल सही होगा, क्योंकि अगर आप tan लगाओगे tan y डिग्री बराबर क्या 80/80, तो कितना आया 1, और 1 कहां पर होता है 45 डिग्री पर, और ये tan कहां लगाओगे टी एफ बी ट्राइंगल में। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 30 के बारे में, 30 नंबर के बारे में। क्या कह रहा है 30वां, देखिए क्वेश्चन नंबर 30 आपको कह रहा है, देखिए 30वां सवाल आपको क्या कह रहा है, एक मीनार की ऊंचाई तथा उसके पाद के कुछ दूरी पर स्थित एक बिंदु की दूरी का अनुपात 57/19√3 है, तो मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण डिग्री में कितना होगा बताइए। आराम से बता सकते हैं, इस तरीके का सिंपल सा एक ट्राइंगल है, ये 90 डिग्री है, कोई दिक्कत नहीं। आपको कह रहा है एक मीनार की ऊंचाई तथा उसके पाद के कुछ दूरी पर स्थित एक बिंदु के दूरी का अनुपात, ये है 57 और ये है 19√3। ठीक है, वैल्यू नहीं है, इनका रेशियो एक तरह से, तो हमें ये एंगल पूछ रहा है थीटा का मान। ठीक है, उन्नयन कोण यही है, उन्नयन कोण एंगल ऑफ एलिवेशन। ठीक है, तो इनका रेशियो देखते हैं।
57/19√3। 19 से इसको काट लिया, 19 थी 57, 3 को लिख लिया मैंने क्या √3 इंटू √3, और ये √3 तो यूं का यूं, एक √3 से √3 गया तो क्या बचा √3 और 1, तो ये बच रहा है आपके √3, ठीक है, और ये बच रहा है 1 रेशियो के तौर पर। तो इसके सामने वाली भुजा पता है √3 और ये पता है 1 रेशियो के तौर पर, तो इसका मतलब 90 के सामने तो कर्ण होता है, हाइपोटेन्यूस होता है। ये एंगल ले रहा हूं तो इसके सामने लंब है और ये क्या है आधार, परपेंडिकुलर है, ये क्या बेस वैल्यू, तो tan ही लगेगा, कॉट भी लग सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो tan थीटा बराबर लंब बटा आधार परपेंडिकुलर अपॉन बेस वैल्यू। तो आप देख लीजिए tan थीटा में √3 जो है कितने डिग्री पर होता है, तो tan थीटा के लिए √3 आपको कितने डिग्री पर मिलेगा, और वैसे भी इसके सामने √3 है तो थीटा के सामने √3 होता है अगर रेशियो, तो वो 60 डिग्री को ही बताता है। तो थीटा की वैल्यू आ गई 60 डिग्री, जो कि हम देख सकते हैं तीसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31 के बारे में। क्या कह रहा है 31, देखिए सिंपल सा क्वेश्चन है, 2 मीटर लंबी या 2 मीटर लंबा एक प्रेक्षक मतलब कोई व्यक्ति है, एक मीनार से 10√3 मीटर की दूरी पर है। चलिए ये मीनार हो गई, इससे 10√3 मीटर की दूरी पर एक कोई 2 मीटर लंबा प्रेक्षक, ये लीजिए 2 मीटर लंबा प्रेक्षक, ठीक है, खड़ा है और उसकी आंख से मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण, ये उन्नयन कोण इसकी आंख से है, इसका मतलब क्षैतिज वर्टिकल लाइन के सॉरी हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ बनेगा, ये दे रखा है कितना 30 डिग्री है, ठीक है, ये आपको पता है 90 होगा, ये भी आपको पता है 90 होगा, ठीक है। तो आपको क्या बोल रहा है उस मीनार की ऊंचाई क्या होगी, ऊंचाई मतलब ये हाइट आपको निकालनी। अब ये तो आप देख सकते हो ये यहां से यहां तक 2 है, तो ये भी क्या है 2 ही होगा, ठीक है। चलिए ये 90 है, ये 30 है, तो डेफिनेटली ये कितना होगा 60 डिग्री होगा, ठीक है। फिर ये 60 है, ये 90 है, तो ये कितना होगा आपके 30, लेकिन इसकी जरूरत पड़ेगी नहीं। हमें क्या निकालना है, इसकी हाइट निकालनी है। तो ये जो वैल्यू है ये कितनी हो गई, पूरी एच है उसमें से ये 2 है, तो ये वैल्यू हो गई आपके h-2। हमें तो पूरा एच निकालना है, वैसे भी अगर h-2 निकल जाएगा तो इसका मतलब फिर उसमें 2 जोड़ेंगे तो वो वैल्यू भी आ जाएगी, ठीक है। चलिए कैसे निकलेगा देखिए, ये tan√3 है तो ये भी आ गया tan√3। अब हमें 30 के सामने वाला एंगल, सॉरी 30 के सामने वाली साइड पता है, 60 के सामने वाली साइड भी पता है, लेकिन 60 के सामने वाली साइड की वैल्यू ही पता है, 30 के सामने वाली साइड की वैल्यू नहीं पता है, वो एच और इसमें पता है। तो देखिएगा हम यहाँ बात करते हैं, ट्राइंगल बना लेते हैं पहले, ए बी और सी। तो मैं बात करता हूं ट्राइंगल ए बी सी में। ए बी सी में क्या देखूंगा, मुझे 30 डिग्री के सामने पता है h-2 है, 60 डिग्री के सामने पता है tan√3 है, तो मुझे पता है रेशियो लगता है हमारा कौन सा 30 60 90 का, 1 √3 और 2 का, ठीक है। तो इसका मतलब 30 60 90 का रेशियो लगता है। तो 60 डिग्री के सामने 10√3 है, तो 60 डिग्री के सामने √3 यूनिट है, √3 यूनिट की वैल्यू कितनी है tan√3, तो 30 डिग्री के सामने यूनिट कितनी है 1, तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या होगी, तो √3 यूनिट की वैल्यू है, इकाई का मान है 10√3 क्वेश्चन में दिख रहा है, तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या होगी, √3 नीचे चला जाएगा, तो ये होगी कितनी 10 मीटर दे रखी है आपको, बिल्कुल 10 मीटर वैल्यू आ गई किसकी, 30 डिग्री के सामने जो भुजा है उसकी, तो इसको मैं 10 के बराबर कर सकता हूं। हाइट ही तो पूछी है, -2 उधर चला गया, 12 मीटर आंसर होगा, जो कि हमारा पहला ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 31, जो कि हमारे पार्ट सेकंड का लास्ट क्वेश्चन था और हमारे इस टॉपिक का भी लास्ट क्वेश्चन, ठीक है। बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के बारे में। थैंक यू सो मच। प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब डिजिटल तैयारी।